2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई। मई में, अगस्त 2014 में सबसे पहला जो रिफॉर्म किया गया मोदी सरकार की तरफ से वो जुडिशियल रिफॉर्म था। एनजेएसी सरकार लेकर आई, इस बिल को संसद ने पास कर दिया। तमाम विरोधी दलों ने एक मत से इस बिल को पास कर दिया। सभी इस बात के लिए सहमत थे कि एनजेएसी लागू होना चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था ठीक नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और वापस से कॉलेजियम सिस्टम ही लागू कर दिया। ये क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया जब इस बिल को खारिज किया गया, इस विधेयक को खारिज किया गया? इसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो जजों की नियुक्ति को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाता? एनजेएसी लागू होना क्यों जरूरी था? एनजेएसी क्यों कॉलेजियम से बेहतर है? ये सब कुछ आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सरकार लेकर आई और सभी दल इसके लिए राजी थे। इसमें 6 सदस्यों की व्यवस्था थी। सबसे पहले सदस्य होते जो इस आयोग की अध्यक्षता करते वो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होते। उसके अलावा 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज इसमें और शामिल होते। देश के कानून मंत्री, इसके अलावा 2 लोग वो होते जो सिविल सोसाइटी से चुनकर आते। अब ये जो 2 लोग हैं, बाकी 4 तो तय हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज दोनों जो होते वरिष्ठ जज होते, सीजेआई होते वो एक ही होते हैं, 3 ये हो गए, कानून मंत्री, ये सब तय। लेकिन 2 लोगों को तय कैसे किया जाएगा जो सिविल सोसाइटी से आएंगे? उनके लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति में 3 सदस्य थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता लोकसभा में। अगर विपक्ष के नेता का पद किसी के पास नहीं है, जो कि अभी स्थिति है लोकसभा की, तो वो दल जिसके सबसे ज्यादा सांसद हैं उसके जो नेता होते उनको विपक्ष के नेता का दर्जा मिलता और वो इसमें शामिल होते। यानी 3 सदस्यीय कमेटी सिविल सोसाइटी के 2 लोगों को चुनती जो इस आयोग में शामिल होता 4 लोगों के साथ, यानी 3 जज और 1 कानून मंत्री, इसके अलावा 2 लोग वो होते। ये व्यवस्था बनाई गई थी और इस व्यवस्था में आप सोचिए ये लोग क्यों शामिल किए गए। न्यायपालिका की भी इसमें भागीदारी है, इसमें कार्यपालिका की भी भागीदारी है और साथ ही साथ आम जन की भी भागीदारी है। जब नेता शामिल है वो जनप्रतिनिधि हैं, जाहिर सी बात है जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। इसके अलावा 2 आम लोग जो सिविल सोसाइटी से चुनकर आते वो आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते, उनको भी शामिल किया गया और उनकी भी व्यवस्था इसमें की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को खारिज कर दिया। इसमें साफ कहा गया था कि 2 जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अगर वो किसी नाम पर राजी नहीं होते, दोनों अगर किसी नाम पर राजी नहीं होते और बाकी के 4 लोग राजी हैं, तो उनको जज नहीं बनाया जाएगा, उनको मनोनीत नहीं किया जाएगा, उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। उन 2 में अगर एक राजी है, एक नहीं राजी है, तब तो हो सकता है। लेकिन अगर दोनों ही किसी नाम के खिलाफ हैं, किसी नाम के लिए राजी नहीं है, तो उस नाम की नियुक्ति नहीं होगी। ये भी इसमें कहा गया था क्योंकि वो आम लोगों के प्रतिनिधि हैं। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, 32 दिन तक इस मामले की सुनवाई चली सुप्रीम कोर्ट में, अप्रैल से लेकर अगस्त तक, और 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को खारिज कर दिया और कहा कि ये संविधान के खिलाफ है, ये बिल असंवैधानिक है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है। सोचिए, कहा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है और उसके कामकाज में हस्तक्षेप है। ये 3 पॉइंट्स दिए गए जिसके आधार पर इसको रद्द कर दिया गया। जो रद्द किया गया वो 5 सदस्यीय बेंच थी, 5 जजों की बेंच थी, जिसमें यह फैसला 4-1 से आया। 4 जो जज जिन्होंने इस व्यवस्था को रद्द करने के लिए कहा कॉलेजियम सिस्टम ही लागू रहेगा, वो 4 जज थे। जस्टिस JS खेर, जस्टिस MB लोकूर, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस AK गोयल। जस्टिस J चिलमेश्वर जिन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए और एनजेएसी लागू होना चाहिए, उन्होंने एनजेएसी के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन 5 जजों की बेंच थी, 4-1 से फैसला आया। जाहिर सी बात है 4 जजों का फैसला मान्य था। जस्टिस चिलमेश्वर ने कहा क्या, यह जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कॉलेजियम की कार्यप्रणाली
पर सवाल उठते हैं, कॉलेजियम की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें क्या होता है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। जस्टिस कुरियन जोसेफ, जिन्होंने एनजेएसी के खिलाफ फैसला दिया, कॉलेजियम व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा, उन्होंने भी कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में सब ठीक नहीं है। यानी उन्होंने एनजेएसी के विरोध में फैसला दिया, लेकिन ये लाइन उन्होंने भी अपने फैसले में कही थी कि कॉलेजियम सिस्टम में सब कुछ ठीक नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को लागू रखने के लिए कहा, इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम लागू है। सरकार ये बिल लेकर क्यों आई? सरकार ये बिल इसलिए लेकर आई क्योंकि लंबे समय से ये मांग की जा रही थी। तमाम वकील, जो वरिष्ठ वकील हैं, जज हैं, वो खुद इस बात की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कॉलेजियम सिस्टम में जिस तरह से नियुक्ति होती है, चुनाव होता है, उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। 25 हाई कोर्ट है इस वक्त देश में और एक सुप्रीम कोर्ट, इनमें किस तरह से चुने जाते हैं जज पता नहीं लगता। कई तो वकीलों का, वरिष्ठ वकीलों और जजों का कहना है कि यहाँ पे खानदानवाद ही हावी रहता है। यानी कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसके परिवार के लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं तो उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। वरिष्ठ वकीलों को भी जज के पद पर नियुक्ति किया जाता है हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप किसी बड़े खानदान से होने चाहिए। सवाल उठाए कई जजों ने कि क्यों कोई गांव से आया हुआ व्यक्ति जो वकील बनता है वो नहीं बन पाता जज, उसकी नियुक्ति नहीं होती, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाता। इसके पीछे खानदानवाद, परिवारवाद वजह है और ये वो वजह है जिसका जिक्र किया जाता रहा है। कोर्ट में भी, अदालतों में भी, न्यायपालिका में भी खूब परिवारवाद चलता है। सिर्फ परिवारवाद राजनीति में है ऐसा नहीं है, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में परिवारवाद की बात कर चुके हैं और अब उनका जो एक तरह से कहना चाहिए, उनका जो निशाना होगा वो न्यायपालिका होगा, जहां पर परिवारवाद बहुत ज्यादा हावी है। क्योंकि जब तक ये परिवारवाद खत्म नहीं होगा तब तक व्यवस्था ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, तब तक व्यवस्था वो नहीं होगी जो जवाबदेह हो। जवाबदेह व्यवस्था को बनाया जाना बेहद जरूरी है। एनजेएसी में जजों के चयन के लिए जो व्यवस्था की गई उसमें सबको प्रतिनिधित्व दिया गया और ये कहा गया कि इसमें सिर्फ मेरिट के आधार पर होना चाहिए, सीनियरिटी जो है उसके आधार पर सिर्फ नहीं होना चाहिए, मेरिट पर सीनियरिटी को तरजीह ना दी जाए। यानी अगर मेरिट के हिसाब से किसी का चयन होना है तो वो होना चाहिए, आधार ये नहीं होना चाहिए कि सीनियरिटी है इसीलिए चयन होगा। मेरिट पर सीनियरिटी को तरजीह ना दी जाए, ये कहा गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, अभी तक व्यवस्था क्या है, नॉमिनेट किया जाता है कि ये वरिष्ठ वकील हैं, ये हाई कोर्ट में जज बन सकते हैं, ये जज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज अब बन सकते हैं। ये नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेट किया जाता है। इसमें किसी जज, किसी वकील को अधिकार नहीं होता कि वो अपने आप अप्लाई कर सके। लेकिन इस सिस्टम में व्यवस्था की गई थी कि अप्लाई कर सकता है वो व्यक्ति जिसको लगता है कि वो इस पद के लायक है और उसका इस पद में पदोन्नति होनी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ये जो आयोग है ये देखेगा कि वाकई वो इसके काबिल है, मेरिट है, इन आधारों को पूरा करता, उसके आधार पर चयन होगा। तो प्रक्रिया बहुत ही सुगम बनाने की कोशिश की गई थी, सबकी भागीदारी तय की गई थी। क्योंकि 1993 से पहले सरकारों ने मनमानी की, आपको पहले के वीडियो में बता चुकी हूं, जो कॉलेजियम पर बनाया था विस्तार से, आप वो वीडियो देखिएगा, आपको पता लग जाएगा 1973 और 77 में किस तरह से इंदिरा गांधी ने मनमानी की और जो सीनियरिटी थी उसको दरकिनार करके अपने पसंद के जजों को सीजेआई बना दिया। लेकिन 1993 के बाद, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी की। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या ही बदल दी। संविधान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कंसल्टेशन से राष्ट्रपति चुनाव करेंगे जजेस का। कंसल्टेशन, परामर्श। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कंसल्टेशन को कंकरेंस पढ़ा जाए, यानी कानूनी अनुशंसा होगी, वो बाध्यकारी होगी सरकार के लिए जो नाम सुप्रीम कोर्ट भेजेगा। और वही कॉलेजियम व्यवस्था अभी तक लागू है जिसके जरिए जजों की नियुक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि उन्हें भी नहीं पता होता कि क्या हुआ, उन 5 लोगों की जो कॉलेजियम की बैठक हुई उसमें क्या हुआ, किस आधार पर नाम तय किए गए, ये बाहर नहीं आता। जबकि अगर एनजेएसी लागू होता तो व्यवस्था ट्रांसपेरेंट होती। एनजेएसी लागू करने के पीछे मकसद यही था, अकाउंटेबल बनाया जाए जुडिशरी को, ट्रांसपेरेंट हो, यानी जवाबदेह हो, पारदर्शी हो
और उद्देश्यपरक हो, ये 3 लक्ष्यों को लेकर एनजेएसी का गठन किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि अभी भी सिर्फ न्यायपालिका से जुड़े लोग नहीं, बल्कि विरोधी दल जो सरकार के विरोध में हैं वो भी मांग करते हैं कि एनजेएसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। और अब जिस तरह से किरण रिजिजू के बयान आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करने वाली है, क्योंकि जुडिशरी में भी रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट खुद जज का चयन करती है, ये इकलौता भारत है जहां पर ऐसा होता है। किरण रिजिजू कह चुके हैं संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन अब देखना होगा क्या वाकई सरकार एनजेएसी को ही फिर से लागू करती है या कोई नई व्यवस्था लेकर आती है। लेकिन यह तय मानिए कि जुडिशियल रिफॉर्म होना तय है, जिस तरह के संकेत सरकार की तरफ से मिल रहे हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी आजादी के बाद से लेकर अब तक इस न्यायिक व्यवस्था में क्या क्या बदलाव किए गए, कब कब बदलाव किए गए, उनके क्या क्या प्रभाव हुए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, इसका कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप किसी विषय पर चाहते हैं सुनना, उस पर एनालिसिस या उसको जानना चाहते हैं गहराई से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कौन सी वो खबर है। मैं कोशिश करूंगी कि उसे अपनी बातचीत में शामिल करूं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।